में जितने भी बैंक फेल हुए, आप बताइए क्यों फेल हो रहे हैं? कौन सा सरकारी बैंक फेल हुआ बताइए आप? पीएमसी सरकारी बैंक था क्या? नहीं था। यस बैंक सरकारी बैंक था? नहीं था। कौन सा सरकारी बैंक फेल हुआ बताइए आप? बैंक ऑफ बड़ौदा कभी फेल हुआ? इतना लॉस दिखाना पड़ा उनको अपनी बैलेंस शीट में, क्यों दिखाना पड़ा? कॉर्पोरेट घरानों का जो लोन था उसको राइट ऑफ किया गया, उस भट्टे खाते के लोन को प्रोविजनिंग कराई गई, प्रोविजनिंग को प्रॉफिट में से घटाया गया। लॉस नहीं होगा तो क्या होगा? हमने 100 रुपए बचाए और किसी के 200 रुपए हमने उधार माफ कर दिए, तो हमारे 100 रुपए बचाने की मेहनत तो बेकार हो गई ना। दोस्तों, मैं अनुरोध करूंगा आप अपनी बात जनता तक पहुंचाएं, अपने साथियों तक पहुंचाएं, और सोशल मीडिया से बेहतर इसका कोई माध्यम नहीं। अरे केंद्र सरकार हाय 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 हाय, अरे केंद्र सरकार हाय 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 हाय, अरे तुम भी बोलो हाय 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 हाय, अरे तुम भी बोलो हाय 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 हाय, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूएपीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सागर यूनिट जिंदाबाद 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 कीजिए, नहीं तो हम आपको कल से सेवा देने के लिए बचेंगे ही नहीं। इसका उदाहरण है हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथी कलेक्टर, उन्होंने बताया था कि जो 2 बैंक मर्जर हो गए वहां पे, देना बैंक और विजया बैंक, उनके ग्राहकों से आप पूछिए उन पे क्या गुजर रही है। उन्होंने इतने सालों में अपने संबंध प्रगाढ़ किए, जो बैंक के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, ग्राहकों को समझाया कि हम आपको अच्छी सेवा देंगे। अचानक से उनका बैंक की शाखा ही बंद हो गई। अधिकारी नए हो गए, कर्मचारी नए हो गए, ग्राहक वही के वही। ग्राहक को यही नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। एक बैनर के सहारे केवल लिख दिया गया ये बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया है। वो ग्राहक तो बेवकूफ बन गए, वो पहले ही बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवा लेते ना, यदि उनमें खुलवाना था तो। यदि उनको एचडीएफसी में खाता खुलवाना था तो वो स्टेट बैंक में क्यों खाता खुलवाने आएंगे? आप बेवकूफ बना रहे हो ना ग्राहक को। ये बात ग्राहक तक नहीं पहुंचाई जा रही कि आपने खाता खुलवाया स्टेट बैंक का, अचानक वो एचडीएफसी का या एक्सिस का हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज आप जो दैनिक भास्कर या राज एक्सप्रेस या नव दुनिया या आज तक, स्टार न्यूज, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, सब पे जो देख रहे हैं ना कि भारतीय स्टेट बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने, सरकारी बैंकों ने जनधन खातों से इतना रुपए वसूल किए, आप कभी एचडीएफसी की न्यूज क्यों नहीं चलाते कि एचडीएफसी बैंक ने 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस कर रखा है, जनता का क्या होगा? कभी ऐसी न्यूज नहीं चलती। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, मैं बताना नहीं चाहूंगा। 2008 में एक मंदी का दौर आया था, वैश्विक मंदी जिसको कहा जाता है। आप बताइए भारत का कौन सा बैंक उससे प्रभावित हुआ था? कौन सा बैंक उसमें डूबा था? यहां तक कि मैं सरकारी बैंक तो छोड़िए, छोटे बैंक जो सहकारी बैंक होते वो भी कोई डूबा था क्या? नहीं डूबा। जिन देशों को हम कहते हैं विकसित देश, विकसित संस्था, विकसित प्रक्रियाएं, अमेरिका, इंग्लैंड, वहां के बड़े बड़े नाम आपको याद होंगे, चाहे वो लीमन ब्रदर्स हो, चाहे बैंक ऑफ अमेरिका हो, चाहे बैंक ऑफ लंदन हो, तो सारे के सारे एक ना एक दिन ऐसी स्थिति आई थी डूबने की कगार पर थी। और हम उस देश में रह रहे हैं जहां पे यदि एक प्राइवेट बैंक, यस बैंक जब डूब रहा था तो किसने उसका साथ दिया था? 2 पब्लिक सेक्टर की संस्थाओं ने साथ दिया था, 2 सरकारी संस्थाओं ने साथ दिया था। जब आईडीबीआई डूब रहा था तो किस प्राइवेट बैंक ने उसका साथ दिया था? किसी ने नहीं दिया, सरकारी संस्था ने साथ दिया था। स्टेट बैंक ने, एलआईसी ने, और भी हमारे जो अन्य बैंक है सरकारी, उन्होंने साथ दिया था। कोई प्राइवेट बैंक आया उसको बचाने? नहीं आया। तो ये पूंजीपतियों के लिए भी एक चेतावनी है, यदि आपका नुकसान किसी दिन हुआ, आपसे कोई बड़ा आ गया। एक भ्रष्टाचार और क्राइम की दुनिया में एक बात कही जाती है, यहां हर किसी का एक बाप होता है। तो प्राइवेट की दुनिया में यही सिस्टम है। आज आपका काम सब सही चल रहा है, जैसा कि हमारे सेठ जी ने बताया, रिलायंस को लगा यार ये आलोक इंडस्ट्रीज हमारे काम की हो सकती, तो आलोक इंडस्ट्रीज को फेल करा दिया और आलोक इंडस्ट्रीज अपने हाथ में ले ली। और ना केवल अपने हाथ में ली, उसको पहले बदनाम भी कर दिया, अपना टैक्स भी बचा लिया। तो ये प्राइवेट का सिस्टम है दोस्तों, और ये बात जब तक हम जनता तक नहीं पहुंचाएंगे, हम अपने पास में ही रखेंगे, तब तक हम सफल होने की संभावना कम है। दिखाई नहीं दे रहा है सरकारी बैंकों के बारे में, या सरकार जानबूझ के बताने से बचती है जो फायदे की बातें हैं। तो ऐसी कौन सी बात है जिससे आप ये जनता जो है वो समझ पाए कि सरकारी बैंक उनके कितने फायदे के? पब्लिक सेक्टर के बैंक जी तोड़ मेहनत करके मुनाफा कमा के सरकार को सौंपते हैं, किंतु कई बार ये होता है कि सरकार की मंशानुरूप हम लोग काम नहीं कर पाते। तब स्थिति ये बनती है कि
दबाव बना के कारपोरेट्स को ज़बरदस्ती एडवांसेस करवाए जाते हैं, बाद में वो डूब जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो रूल्स रेगुलेशन हैं, उनके बाद जब खाते एनपीए होते हैं तो एनसीएलटी में जाते हैं। एनसीएलटी में जाने के बाद वही कारपोरेट किसी अन्य नाम से उन कंपनियों को ख़रीद लेते हैं और बैंक का कर्ज डूब जाता है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, कर्मचारियों के साथ साथ जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसका कोई उदाहरण है सर? एक अभी हाल में येस बैंक का आप देख लें। येस बैंक एक प्राइवेट बैंक था जो 1-1.5 साल पहले की बात है, वो डूबा। उसको बचाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आगे लाए और भी कई बैंक आए, जिन लोगों ने अपनी पूंजी उसमें लगा के येस बैंक को फिर खड़ा किया। आज वो चल रहा है, कल फिर वो दौड़ने लगेगा, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक की बदौलत। इनमें कोई भी प्राइवेट बैंक आगे नहीं आया अपने प्राइवेट बैंक को बचाने के लिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ये आम आदमी के समझ से बाहर की बात है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के जो टर्म्स है, टर्मोलॉजी है या जो प्रोसेस है, वो लोगों को, आम लोगों को समझ नहीं आते। तो आप क्या कर रहे हो, लोगों को कैसे समझाएंगे? नहीं, देखिए, ऐसा आप सही बोल रहे हैं कि आंकड़ों की भाषा आम जनता को समझ में नहीं आती है। लेकिन यदि अपन राजनीतिक बातें करें जो मीडिया में आती हैं, जिनको जनता के सामने लाया जाता है, यदि उनकी बात करें तो भी जनता समझ सकती है। जैसे वर्तमान सरकार ने जो भी डंडोरा पीटे अपनी योजनाओं की सफलता की, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, एक वो गैस वाली स्कीम थी उज्ज्वला योजना, इन सब का जो भी कार्यक्रम हुआ और जो उपलब्धि इन्होंने बताई वो बैंक के माध्यम से हुई। तो आप ये जैसे मनरेगा, ये सब जिनका इनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो इनसे राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से हो रहा है। और ये मानना चाहिए आपको कि ना प्राइवेट बैंकों में घुसने के लिए जो साहस की ज़रूरत होती है, 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या में वो साहस मुश्किल से लाखों लोगों में होगा। बाकी लोग उस प्राइवेट बैंकों के अंदर घुसने का साहस कर पाएंगे, इसमें मुझे संदेह लगता है। और ये बात आपने देखा होगा कि इनका नेटवर्क जो है शहरी इलाकों में है, शहरों के बैंक हैं, शहरों की मानसिकता है, उनमें वो दिलों से जुड़ाव जिसे बोलते हैं, जो दिलों से जुड़ाव नहीं है। आप कारपोरेट के लिए काम करेंगे, बड़े लोगों के लिए काम करेंगे, आप में वो क्षमता या वो उत्साह ही नहीं है कि आप आम लोगों के लिए काम कर पाएँ। और यदि आप पूरे इसकी अर्थव्यवस्था को एक सेंट्रलाइज कर देंगे कुछ लोगों के लिए, तो आप ये तय मान के चलें कि देश वहीं पहुंच जाएगा जहां से शुरुआत हुई। हम साहूकारी समस्या को बहुत पहले देखते आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों से वो फिर से प्रारंभ होंगी और लोग अपने जीवन का संघर्ष करना भूल जाएंगे और उस ओर बढ़ेंगे। या तो अपराध बढ़ेंगे, आप निश्चित तौर से मानिए, मतलब आर्थिक समस्याएं और अपराध, ये दोनों समानांतर चलते हैं। मतलब आप जब भी आर्थिक समस्या खड़ी होंगी, अपराध बढ़ेंगे, ये भी होता है। और इन सब चीज़ों के यदि आप मिला के देखें तो आप ये निश्चित मान के चलें कि ये एक सामाजिक बिगटाव की तरह बढ़ेगा ये सब चीज़ें और लोग त्रस्त होंगे। आज जो दूसरा दिन था, किस विचार के साथ ये हड़ताल समाप्त हुई है, क्या करने वाले आगे? देखिए, हम लोगों ने तो संघर्ष किया है। अभी लोगों मीडिया में जो छोटी मोटी खबरें आई हैं वो प्रेरित रही हैं सरकार के व्यू से, मतलब सरकार जो चाहती थी उस हिसाब से कि बैंकर्स का आंदोलन है। ये हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसको जनता का आंदोलन बनाएंगे और बैंकर्स का आंदोलन जिस प्रकार से सरकार ने घोषित कर रखा है कि बैंकर्स की समस्या है, उसको हम जनता के पास लेके जाएंगे, क्योंकि ये उनके हितों से जुड़ा हुआ मामला है। बैंकर्स का तो अपने मुद्दे हैं ही, है ना, लेकिन ये जनता के जो मुद्दे हैं, देश के जो मुद्दे हैं, उनको हम जनता के बीच लेके जाएंगे। ये हम लोगों ने निश्चय किया है और इस संघर्ष को आगे लेके जाएंगे। एनपीए की बात आती है, कितनी प्राइवेट सेक्टर के जो घराने हैं उन पर कितना बकाया है और इसका क्या मायना निकाला जाए? जो एनपीए की बात आप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। बहुत, वैसे तो 2 से 50 अकाउंट हैं जिसमें लाखों करोड़ रुपए का बकाया है कॉरपोरेट को, लेकिन सरकार यदि मात्र 13 अकाउंट को ही सेटल करवा दे तो उसमें लाखों करोड़ रुपए का बकाया कॉरपोरेट घरानों के पास में है। इन 13 बैंकों को सेटल कराने की दिशा में सरकार का कोई प्रयास नहीं है। बाकी तो बहुत ज़्यादा
करोड़ रुपए बकाया है एनपीए से। तो कहने का ये मतलब है कि कॉरपोरेट घराने को प्रेशराइज करके फाइनेंस करवाया जाता है और फिर वो डूब जाते हैं, और जो प्रॉफिट हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक लाखों करोड़ रुपए का कमाते हैं वो प्रोविजनल में इसमें एडजस्ट कर दिए जाते हैं। यानी कि बैंकों के प्रॉफिट का लूट, सीधी खुली तरीके से ये लूट है। जबकि ये देखा जाए, जब राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था 1968 के पहले और 1914 से 1968 तक लगभग 2000 प्राइवेट बैंक बंद हुए। बैंक खुलते थे, बंद होते थे, खुलते थे, बंद होते थे। लेकिन 1969 के बाद में जब राष्ट्रीयकरण हुआ, तब से लेके आज की स्थिति तक कोई भी सरकारी बैंक बंद नहीं हुआ। उसके बाद में भी जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, या तो वो बंद हुए हैं या उनको सरकारी बैंकों में विलय कर दिया गया है उनका। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकारी बैंक पर देश की जनता को पूर्ण विश्वास है। यही कारण है कि 1969 में देश के अंदर 8000 ब्रांचेस थीं। आज देश के अंदर 1.25 लाख से भी ऊपर ब्रांचेस हैं। देश का एक जो डिपॉजिट था 1969 में 5000 करोड़ था, आज 1 से 57 लाख करोड़ है। जो एडवांसेस था 3500 करोड़ था 1969 में, और आज 1 से 10 लाख करोड़ डिपॉजिट है। 110 लाख करोड़ है। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक की प्रॉफिट का ये एक एग्जाम्पल है। जगह जगह पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे किसानों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और निजीकरण से ये सेवाएं बंद हो जाएंगी। आम नागरिक, आम किसान, आम मजदूर, आम जो भी व्यक्ति है, आम जनता, नागरिक, सब ये परेशान हो जाएंगे, क्योंकि निजीकरण के बाद में सिर्फ एक ही चीज़ चलेगी कि हमारा प्रॉफिट क्या है, और प्रॉफिट जो देगा बड़े बड़े लोग, उनका डिपॉजिट रहेगा, वही बैंक के अंदर आएंगे, उन्हीं को सेवाएं दी जाएंगी, उन्हीं को ऋण दिया जाएगा। अभी पब्लिक सेक्टर बैंक उन लोगों को ऋण देता है जो इनको वास्तविक में आवश्यकता होती है, और उसके बाद जो प्राइवेट बैंक हैं वो ये देखते हमारे पैसे की रिकवरी कैसे होगी। आपको लोन नहीं लेना है, आपको मात्र कागजों में दर्शाना है कि हम तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं। तो ऐसे लोगों को कागजी कार्रवाई में लोन प्राइवेट बैंक देते हैं, क्योंकि वास्तविक आवश्यकता छोटे मजदूर के पास में अगर पैसा होता तो वो लोन क्यों लेता, और पैसा नहीं है तो वो प्राइवेट बैंकों में जा नहीं सकता। इसलिए ज़रूरी है कि निजीकरण नहीं किया जाए और पब्लिक सेक्टर बैंकों को और सशक्त बनाया जाए, और जो रिकवरी कॉरपोरेट घराने की है सरकार ईमानदारी से प्रयास करे तो देश के बैंकों के पास पैसा ही पैसा है, और कोई भी सरकारी बैंक लॉस में नहीं जा रहा है और न कभी गया है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसके आप आंकड़े हैं सब हमारे पास में, जो जब भी अगर कोई बात हो तो हम दे सकते हैं उसके आंकड़े भी आपको कि कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, पहले कितना था, आज के लगातार बढ़ता जा रहा है प्रॉफिट। जब बैंकें प्रॉफिट में चल रही हैं तो उनका निजीकरण क्यों? जो निजी बैंकें हैं जो लॉस में जा रही हैं उनको सरकारी बैंकों में विलय क्यों? ये तो कोई समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ आप प्राइवेट बैंकों को बचाने के लिए सरकारी बैंकों में मर्ज कर रहे हो, दूसरी तरफ अच्छी खासी चलती हुई बैंक को आप निजीकरण की दिशा में ढकेल रहे हो। तो ये हम लोग आंदोलन में ये मांग कर रहे हैं कि निजीकरण बिल वापस लिया जाए। जो प्राइवेट में बैंक आ गई हैं दिखाई नहीं देती है, आभासी किस्म की है, पता भी नहीं चलता कि कहाँ है और कब बंद हो जाएंगी। क्या समझना चाहिए जनता को, कैसे समझाएंगे? देखिए, ये कहानी शुरू हुई थी जो हमारे माननीय भूतपूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन जी। उस समय बैंकों के बहुत सारे प्राइवेट बैंकों के लिए आवेदन आए, बहुत सारे कारपोरेट हाउसेस, अंबानी जी, अडानी जी और दूसरे भी कारपोरेट हाउस जो है इस लाइन में थे। लेकिन रघुराम राजन जी के कार्यकाल में उन्हें एक निष्पक्ष कमेटी का निष्पक्ष रूप से निर्णय लेते हुए, उचित निर्णय लेते हुए, सरकार के दबाव को ना मानते हुए लाइसेंसेस दिए और सबको बोला कि हम पेमेंट बैंक का लाइसेंस देंगे, हम फुल फ्लेज बैंक के लाइसेंस उन्हें जारी नहीं किए। और वो एक ट्रायल बेसिस पे किया गया कि पहले हम पेमेंट बैंक चलाएंगे, स्मॉल बैंक के चलाएंगे और उसके रिजल्ट का सर्वे करेंगे, उसके बाद हम कारपोरेट हाउसेस को बैंक देने पर विचार करेंगे।
आपने जैसे बात की इनविजिबल है, पेमेंट बैंक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन उसके दुष्परिणाम आए। आपने 2018 में देखा होगा कि जैसे आपने एयरटेल पेमेंट बैंक का जिक्र किया कि उसमें लोगों ने सिम लेने गए एयरटेल की, उनके आधार कार्ड लिंक हुए, वर्चुअल अकाउंट ओपन हुए, और गरीब जनता की, मैं चूँकि एक ग्रामीण शाखा में काम कर रहा था उस समय, कई सारे लोगों की शिकायतें आईं। उसमें एक छोटे से न्यूज़पेपर ने भी मीडिया में निकाला कि लगभग 200 करोड़ रुपए ऐसे इकट्ठे हो गए, एयरटेल के पास चले गए। बाद में उस पर जो है तो कार्यवाही भी हुई, आरबीआई की तरफ से भी निर्देश जारी हुए, उसको कुछ समय के लिए उसके ऑपरेशन को सीज किया गया। कई सारे जो पेमेंट बैंक के लाइसेंस थे उनके ऑपरेशन को सीज किए गए। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन का उस समय जो किया गया था, एक प्रयोग किया गया था, वो निश्चित सफल नहीं रहा। और आपने रघुराम राजन जी को शायद हटाने के पीछे एक यही कारण भी रहा कि उन्होंने उस दबाव को नहीं माना। अभी आप रघुराम राजन जी का एक इंटरव्यू देखेंगे जिसमें उन्होंने खुले तौर पर प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया, और उन्होंने कहा कि अगर कारपोरेट हाउसेस के हाथों में बैंकें चली जाएंगी तो जो सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, हम उन पर सुपरवाइजरी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास अगर कोई कारपोरेट हाउसेस लोन के लिए अप्लाई करता है, बड़े फाइनेंस के लिए अप्लाई करता है, तो उसके एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हम कंसोर्टियम बनाते हैं, कई सारे बैंकों का कंसोर्टियम बनता है, बोर्ड बैठता है, और कहीं ना कहीं जो कुछ हद तक कितना भी दबाव सरकार का हो, लेकिन उन पैमानों से उसको गुजरना पड़ता है। आप ज़रा सोचिए, खुद में सोचने वाली बात है कि अनिल अंबानी जी हमारे जैसे कि बैंक के डिफ़ाल्टर हो गए, मुकेश अंबानी जी के छोटे भाई, उनकी कंपनी डूब गई, लेकिन अनिल अंबानी जी डिफ़ाल्टर नहीं हुए। एक तरफ से बैंक का उनका हज़ारों करोड़ रुपए माफ़ किया गया है ना, हेयर कट के द्वारा। पीछे से उनको जो है तो राफेल के सौदे के लिए HAL को, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, उनको वो रक्षा सौदा ना दे करके अनिल अंबानी जी की नई कंपनी जो बनी उसको दे दिया गया। तो उसकी कितनी एसेंटिसिटी होगी? रक्षा जैसे मुद्दों में आप कैसे इंश्योर हो सकते हैं कि जो एक प्राइवेट कर्मचारी हैं वो सिक्रेसी को लीक नहीं करेंगे? वहाँ पर हमारे जो सुरक्षा मामलों से जुड़ी हुई बात है वो सीक्रेट रहेगी। अगर ये हाउस, आप सोचिए कि इसी तरह बैंक अगर ये हमारे विजय माल्या जी के पास होती, जिसकी मंशा है, मतलब कारपोरेट हाउसेस के आप मंशा पे जाइए, तो हमारे जो रघुराम राजन जी का फोकस था उनके इंटरव्यू में वही था कि कारपोरेट हाउसेस के पास बैंकें होंगी तो निश्चित रूप से बैंकों में पैसा क्या होता है? जनता का होता है, जनता का कलेक्शन। अगर आपको प्राइवेट बैंक बनाने हैं तो आप नया लाइसेंस दीजिए, प्राइवेट मार्केट में आए, जनता से मिले, एक एक रुपये से अपनी पूंजियाँ खड़ी करें। आप एक बने बनाए सरकारी बैंक जिसमें जनता ने सरकारी के नाम पर, गवर्नमेंट के नाम पर भरोसा करके पैसा रखा, आप उसको कारपोरेट हाउस को दे देंगे तो वो अपने सिस्टर कंसर्न को फंड का डाइवर्जन कर लेंगे। वहाँ पर कोई सुपरवाइजरी कंट्रोल नहीं होगा, कोई मॉनेटरी कंट्रोल नहीं। यस बैंक में क्यों हुआ? क्राइसिस क्रंच में क्यों चला गया? PMC क्रंच में क्यों चला गया? बड़े एडवांसेस हुए, डाइवर्जन हुआ फंड का। एक ही बैंक जो बोर्ड का है, जिसका बैंक है, जिसका उस पर होलसेल शेयर है, कंट्रोल है, उसने वो पैसे को जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लिया। पैसा जनता का उपयोग कर रहा है कारपोरेट। कल को बैंक डूबी तो बैंक डूबी, वो व्यक्ति नहीं डूबा। जैसे कि अनिल अंबानी जी की कंपनी डूबी पर अनिल अंबानी जी डिफ़ाल्टर नहीं, उन्होंने दूसरी कंपनी बना ली। तो इस चीज़ को बचाने के लिए इंडिया में आज जिस मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो मुद्दे आज भी ज्वलंत हैं, आज भी जीवंत हैं। कि आज वो मुद्दे साल हुए ही नहीं है, तो आप किस तरीके से कारपोरेट हाउस उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक जो सबसे बड़ा, एक हमारे अभी 13 कारपोरेट घराने हैं, 13 कारपोरेट घरानों का 4,46,000 करोड़ रुपए बकाया था। उस 4,46,000 करोड़ रुपए में से सरकार ने 2,86,000 करोड़ रुपए NCLT के द्वारा, जब मोदी जी आए तो उन्होंने NCLT में बदलाव किया, काफ़ी सारा हमारी गवर्नमेंट बदलाव किया, और उससे हम लोग काफ़ी आसान्वित थे कि इस NCLT से हमारी रिकवरी प्रोसीजर फास्ट होगी। लेकिन वो रिकवरी प्रोसीजर फास्ट ना होकर के ऐसा हुआ कि वो तो बैंकों को साफ करने लग गए। 4,46,000 करोड़ का टोटल बकाया था 13 कारपोरेट घरानों पे, 2,86,000 करोड़ माफ़ किया, 1,61,000 करोड़ पे जो है समझौता कर दिया। 2,86,000 करोड़ किसके गए? जनता के गए। हम गरीब किसानों से वसूली करते हैं, KCC की वसूली करते हैं, ठेले वालों से 10-10 हज़ार रुपये की वसूली करते हैं, तो हमको भी अंदर से हमारी आत्मा झकझोरती है, क्योंकि हमको वो मुद्दे पता है कि वहाँ पर 2,86,000 करोड़ रुपये माफ़ कर दिया गया। क्यों भाई? और अगर माफ़ किया गया तो उस व्यक्ति पर रोक लगाओ ना, दोबारा उसको कारपोरेट हाउस में एंट्री मत दो, उस व्यक्ति को बैन करो। आज वो एक कंपनी बना करके उसको दिवालिया घोषित करके बैंकों का 2,86,000 करोड़ रुपए ले गया, कल को वो बैंक दूसरी कंपनी खड़ा कर लिया और आपने उसको जो गवर्नमेंट डील दे दी, आप उसको गवर्नमेंट बैंक बेचने की तैयारी कर रहे हो। तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि अगर गवर्नमेंट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसमें लोगों की, जनता की पूंजी जमा है, जनता की आस्था जमा है, वो ऐसे कारपोरेट हाउस के हाथ में नहीं जाना चाहिए। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए।
दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।